सभी प्यारे भाई बहनों को अनुसर का एक बार प्यार भरा नमस्कार। और DSSB एग्जामिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मेरे साथ में है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो टायर सेकंड एग्जामिनेशन हुआ था, इस एग्जामिनेशन का पेपर अब मेरे सामने है। इसके कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चन का डिस्कशन आज हम लोग इस वीडियो के द्वारा करेंगे। तो देखते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल पाते हैं। और आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर में यहाँ क्वेश्चन का जो टोटल नंबर है वो 200 दिया हुआ है, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में 2 घंटे का पेपर है। एवरेज बहुत फास्ट रखना है, 2000, यानी कि आपको जो अगर मान लो 2 घंटे अगर आपको मिल रहे हैं और 200 क्वेश्चन अगर आपको करने हैं, तो फिर आपको बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ में मैदान में उतरना होगा। तो इन क्वेश्चंस पर लगातार मेरी नज़र है, और ये क्वेश्चन मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये आपके इंग्लिश में भी क्वेश्चंस हैं और साथ ही ये क्वेश्चन आपके हिंदी में भी हैं। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डालूंगा, तो जिन लोगों को DSSB का ये पेपर चाहिए वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ मैं इसको मैं सेंड करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, उस चीज़ को भी ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर DSSB एग्जामिनेशन। कैसे आएंगे क्वेश्चन DSSB में, जानेंगे इस पेपर के द्वारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने DSSB का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है और ये पेपर आया हुआ है, इसीलिए मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट आंसर द आयोडोफॉर्म टेस्ट, यानी कि कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। तो पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं उनकी कंडीशन क्या होती है। जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं उनकी कंडीशन या तो कीटोनिक ग्रुप है तो ये मिथाइल होना चाहिए, और नहीं तो फिर ये वाला यहाँ पर OH और एक H हो, बाकी आपका चाहे मिथाइल लगा हो चाहे इथाइल लगा हो एंड सो ऑन चल जाएगा। तो इसका मतलब फिर विच ऑफ द डज नॉट की बात चल रही, तो इसका मतलब ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। जो लास्ट वाला ऑप्शन आपको दिया हुआ है यानी डी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन जो है वो आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर दिस DSSB एग्जामिनेशन। DSSB के लिए वरदान साबित होने वाली है ये वीडियो, तो इसलिए सभी लोग देखिए और ध्यान से इसको नोट करिए। हम लोग जल्दी से जल्दी इस पेपर को पूरा डिस्कशन करेंगे, जितना कर सकते हैं आज उतना करेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू द इथेनॉल। इथेनॉल से जुड़ी हुई कौन सी जो है वो इसमें इनकरेक्ट है। इसी तरीके के क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है, यानी कि स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाए जाएंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट रिस्टोर द पिंक कलर क्विकली, तो ये बिल्कुल ही सही मतलब गलत बात है यहाँ पर। और पूछा है कि कौन सा कह रहा है कि इनकरेक्ट, तो ये तो करेक्ट है। इट रिस्टोर्स द पिंक कलर क्विकली टू सिफ्ट रिएजेंट, ठीक है। इट गिव द सिल्वर मिरर ऑब्जर्वेशन इनकरेक्ट विद द इथेनॉल, तो ये देता है बिल्कुल सही, इनकरेक्ट ढूंढना है। ये सिल्वर मिरर भी देता है। इट रिड्यूसेस स्वेलिंग, इट गिव द स्वीट स्मेल, ये नहीं देता है। डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर एक्यूरेट आना चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर हम टिक करेंगे। इंपॉर्टेंट के नाम पर भी टिक करेंगे इसे। इट गिव्स अ स्वीट स्मेल, ये एस्टर की प्रॉपर्टी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो फिर यहाँ पर ये संभावना थी, लेकिन यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि फिर यही वाला स्टेटमेंट इथेनॉल के लिए इनकरेक्ट हो जाता है। इथेनॉल के लिए इनकरेक्ट हो जाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आता है वाइल प्रिपेयरिंग लेसिग्ने टेस्ट। लेसिग्ने टेस्ट को जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिएगा, और क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। वाइल प्रिपेयरिंग लेसिग्ने रिएजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फ्यूज्ड विद सोडियम। आपको पता है सोडियम मेटल से फ्यूज करते हैं, और ये क्यों करते हैं, क्योंकि भाई अगर मान लीजिए मैंने सोडियम मेटल से फ्यूज़ किया तो कार्बन होगा, अगर मान लीजिए नाइट्रोजन है तो ये बना लेगा NaCN बना लेगा। अगर मान लीजिए सोडियम है और उसके अंदर सल्फर का कोई कंपाउंड है तो ये Na2S बना लेगा। इसी तरीके से अगर वहाँ पर कोई हेलोजन है, ClOl है, तो फिर NaCl बना लेगा। तो सोडियम इज इफेक्टिव टू ब्रिंग अबाउट द डिस्ट्रक्टिव रिडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मिंग आयनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट लाइक सोडियम साइनाइड, सोडियम सल्फाइड और सोडियम हैलाइड, जो मैंने अभी आपको बताया। तो इसका मतलब फिर आंसर यही होना चाहिए। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इन अच्छे क्वेश्चन की शुरुआत अगर आपको DSSB में मिलती है तो मान के चलिए कि DSSB पर आप लगातार फोकस करें। DSSB PGT पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ध्यान से देखिएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विल गिव द फाउल स्मेल। फाउल स्मेल तो आइसोसाइनाइड की होती है, एनसी की होती है फाउल स्मेल। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग C6H5NC कर दें तब भी फिनाइल आइसोसाइनाइड, यही फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट होता है। तो फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट कह रहा है कि पैराटोलिडीन बनाएगा। तो मैं पैराटोलिडीन का एग्जाम्पल देखता हूँ, ये आपका NH2 ग्रुप लग गया और यहाँ पर लग गया CH3। पैरापेटोलिडीन है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आपका फाउल, ये NC बनाएगा, यानी विच कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड विल गिव द फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड विद ट्राइक्लोरोमीथेन के साथ में। चलिए यहाँ पर सपोर्टिंग है, ग्लाइसिन नहीं बनाता है, एन मिथाइल एनिलीन क्या बनाएगा। अगर मैं एन मिथाइल एनिलीन ले लेता हूँ तो ये मेरा एन मिथाइल हो गया, ये एन मिथाइल एनिलीन, तो यहाँ पर एन मिथाइल हो गया और एनिलीन हो गया, इस तरीके से कंपाउंड हो गया। एन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विल गिव की बात चल रही है, तो यहाँ पर एन मिथाइल ऑर्थो मिथाइल एनिलीन। तो सिंपल सी बात ये है कि एन मिथाइल एनिलीन, अब ये प्राइमरी एमीन की प्रॉपर्टी होती है, 1 डिग्री एमीन ही देते हैं और 1 डिग्री एमीन जो है वो पैराटोलिडीन में ही चला जाएगा। तो 1 डिग्री एमीन यहाँ पर होना चाहिए, तो फिर ऑप्शन यहाँ पर 4 वाले का ए होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें किसी क्वेश्चन पर डाउट, कोई कंफ्यूजन लगे तो आप बिल्कुल हमारे साथ में डिस्कशन करेंगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, हम बिल्कुल फ्री माइंड से डिस्कशन करते हैं। अगर क्वेश्चन आपको जरा भी डिफरेंस दिखाई देता है तो उसके साथ में हमारे साथ बने रहिएगा और मैं आपको जवाब दूंगा। इनबॉक्स में जाकर के कमेंट करिएगा सिल्वर सॉल्ट मेथड। क्योंकि सिल्वर सॉल्ट मेथड हमेशा फैटी एसिड के लिए किया जाता है और फैटी एसिड यहाँ पर बेंजोइक एसिड है, बिल्कुल ऐसे ही याद रखिएगा जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ। फैटी एसिड यहाँ पर बेंजोइक एसिड, बाकी कोई फैटी एसिड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 6, अ लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट डिकम्पोजेज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे होता है तो वैसे तो हम इसको सिंपल डिस्टिलेशन के नाम से ही जानते हैं, लेकिन सिंपल डिस्टिलेशन में भी आपको एक कैटेगरी लानी पड़ेगी, सॉरी स्टीम डिस्टिलेशन में लाना पड़ेगा। और स्टीम डिस्टिलेशन में हम लोग वैक्यूम से यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर वैक्यूम डिस्टिलेशन जवाब हमारा होना चाहिए, वैक्यूम डिस्टिलेशन जवाब होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और ये एग्जाम में इसी कैटेगरी के क्वेश्चंस आएंगे। ध्यान दीजिए, जो DSSB का पेपर होगा, DSSB PGT में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ये आपको यहाँ से पता लग रहा होगा। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम सल्फानिलिक एसिड गिव द ब्लड रेड कलर, और ब्लड रेड कलर आपको पता होना चाहिए फेरिक क्लोराइड के साथ में मिलता है, तो यहाँ पर फेरिक क्लोराइड एग्जाम्पल लगा लीजिएगा। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, जब अगर सल्फानिलिक एसिड के साथ में रिएक्शन, सल्फर है और सल्फर के साथ में जब कलर मिलेगा तो फेरिक क्लोराइड के साथ में वो ब्लड रेड कलर दे देता है, ध्यान देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉलीएसिटाइलिन। पॉलीएसिटाइलिन एक तो गुड कंडक्टर होता है, तो ये देख लेते हैं। इनकरेक्ट पूछा है, तो इन पॉलीएसिटाइलिन प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड बिकॉज ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलो एक तो ये भी दिख रहा है कंडक्टिसिटी है। इट यूज्ड इन प्रिपरेशन, इलेक्ट्रोड बैटरीज के बनाए जाते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड फॉर बैटरीज, कंडक्टिंग है तो बनाने की पॉसिबिलिटीज़ है। डिवाइस इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमी कंडक्टर की तरह यूज होता है, तो ये भी सही है। इनकरेक्ट पूछा है। इट इज़ नॉट ए सिंथेटिक मेटल, ये सिंथेटिक मेटल नहीं है, मेटल नहीं है। पॉलीएसिटाइलिन ये मेटल नहीं, इट इज़ नॉट ए सिंथेटिक मेटल, यही होगा। और पॉलीएसिटाइलिन सिंथेसाइज भी किया जाता है, पॉलीमेराइजेशन एसिटाइलिन का ही होता है, तो फिर यही वाला सेंटेंस इनकरेक्ट होना चाहिए। ये मेटल नहीं है, ध्यान दिए, मटेरियल होता तो एक बार को हमें समझ में आता। देखिए यही आपको सिल्वर सॉल्ट की ये आपको मिल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन 1 to 5, फिर आपको हिंदी में, टोटल हिंदी में देखिए यहाँ पर, टोटल हिंदी में इनमें से कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट परीक्षण नहीं देता है। मैंने आपको बताया कि एसिटिक एसिड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, अभी आपको एक्सप्लेनेशन भी किया था यहीं पर। निम्न में से कौन सा इथेनॉल के बारे में सही नहीं, तो उसमें एक अम्ल की मौजूदगी से इथेनोइक अम्ल के साथ तृप्त किया जाता है, तो वह एस्टर की जो सुगंधित स्मेल होती है वो नहीं देता, सुगंधित स्मेल या मधुर महक देता है, तो यही देता। कार्बोक्सिलिक एसिड तो देता है लेकिन इथेनॉल नहीं देता है। लेसिग्ने का अभिकर्मक बनाते समय कार्बनिक यौगिकों का सोडियम धातु के साथ गलाया जाता है, तो सोडियम धातु यहाँ पर मुख्यतः इसलिए प्रयोग की जाती है कि सोडियम जो है वो कार्बनिक यौगिक से आयनिक अकार्बनिक लवण जैसे सोडियम साइनाइड, सोडियम सल्फाइड और सोडियम हैलाइड के विनाशक अपचयन को सोडियम प्रभावी होता है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको सीरीज बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राइक्लोरोमीथेन एल्कोहलिक के साथ में, तो यहाँ पर मैंने पैराटोलिडीन लगाया था, तो आंसर तो आपको लगभग इनमें सभी मिल ही रहे हैं। तो फिर आप, ये संश्लेषित धातु नहीं है, ये धातु नहीं है, वह संश्लेषित धातु नहीं है। तो यहाँ पर इट इज़ नॉट ए सिंथेटिक मेटल, ये सिंथेटिक मेटल नहीं है, वह संश्लेषित धातु नहीं है। या ऊपर वाले में इंग्लिश में क्या दिया होता, तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूज, इट इज़ नॉट ए सिंथेटिक मेटल, ये सिंथेटिक मेटल नहीं है। तो फिर यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया, सिंथेटिक मेटल नहीं है, तो मेटल तो नहीं है ना, तो सही स्टेटमेंट है, यही रॉन्ग हुआ ना, इनकरेक्ट यही है, मेटल नहीं है। सिल्वर सॉल्ट पद्धति, ये भी आपको बता दिया है। इसके बाद चले आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, थर्मोप्लास्टिक के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऐसे क्वेश्चन गलत बहुत होते हैं जहाँ पर रॉन्ग ढूंढना होता है। अब रॉन्ग ढूंढना है तो भाई दे हैव द ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन रीजन, इनके साथ ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन रीजन होगा, एमॉर्फस नॉन क्रिस्टलाइन रीजन दोनों ही होते हैं, ऐसी बात है क्या। दे आर हार्ड, रूम टेम्परेचर पर हार्ड होते हैं, बट ऑन हीटिंग, बिल्कुल सही है। दे पजेस द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर अबव विच दे रबी इन नेचर, रबरी हो जाते हैं, रबरी मतलब रबड़ की तरह खिंचने लगते हैं। और साथ ही साथ दे आर इनसॉल्युबल इन कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अगर कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल दिए जाएं तो ये घुल जाते हैं, सॉल्वेंट एंड इनफ्यूजिबल मिक्सअप हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि रॉन्ग स्टेटमेंट फिर यही है। दे हैव ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन रीजन्स एंड एमॉर्फस नॉन क्रिस्टलाइन रीजन, दोनों इसमें होते हैं, इसी वजह से मॉलिकुलर अरेंजमेंट इसमें इस कैटेगरी का होगा, इसी वजह से ये होंगे। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट, दे हैव ऑर्डर्ड मतलब ऑर्डर्ड एमॉर्फस, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हुआ। दे आर इनसॉल्युबल इन कॉमन, अच्छा दे आर इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल हो जाना चाहिए ना, तो स्टेटमेंट ये वाला तो भैया सही हो गया ना, ये तो सही हो गया। रॉन्ग पूछ रहा है, दे आर इनसॉल्युबल, जबकि ये सॉल्युबल होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं, जबकि यहाँ इनसॉल्युबल रॉन्ग पूछा है। तो ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पर लगाइएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। नेचुरल रबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रबर हेविया एंड हेविया ब्रेसिलेनेसिस कंसिस्ट ऑफ, तो आपको पता होना चाहिए आइसोप्रीन यूनिट होती है, लेकिन सिस होती है, सिस आइसोप्रीन यूनिट होती है। जबकि गूटा पर्चा जो होता है, अगर आप गूटा पर्चा लिख करके आता है, गूटा पर्चा अगर आपका लिख के आता है तो गूटा पर्चा में ट्रांस हो जाता है, ध्यान देना, ये वाला होता है गूटा पर्चा के अंदर। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। A polymeric sample contains two monodisperse system with molecular mass, एक तो 30,000 दिया हुआ है, दूसरा 50,000 दिया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पीडीआई निकाल दीजिए। पीडीआई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका मॉलिकुलर मास हो गया पहले वाले का 30,000 डिवाइडेड बाई आपका 42,500 से डिवाइड कर दीजिएगा, और दूसरा पीडीआई निकाल लीजिएगा 50,000 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 42,500, डिवाइड कर देना लगभग, ये तो कम हो जाएगा, यानी कि ये रेशियो कम हो जाएगा और ये रेशियो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1:, लगभग 1.5 के आसपास, 1:2 के आसपास आएगा। तो चेक कर लीजिएगा क्या लगभग यही बी ऑप्शन आ रहा है, एक बार आप लोग इसे चेक जरूर कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा डाउट है, लेकिन आप चेक करके हमें बताएंगे कि सर इसका आंसर क्या आना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहाँ पर पहुँच गए जी, ये वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग द अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड से जुड़ा हुआ कौन सा इसमें एक सेंटेंस इनकरेक्ट है। आपको इनकरेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। तो एन अल्फा एसिड इज कार्बोक्सिलिक एसिड दैट कंटेन, दोनों सही है ये वाला, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, ये भी सही है। एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, नहीं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। एन अल्फा अमीनो एसिड में एग्जिस्ट एज ए ज्वेटराइन, सुटेबल कंडीशंस में ही होता है ज्वेटराइन, ठीक है, तो यहीं पर आएगा। एक्सेप्ट ग्लाइसिन अदर अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव दिया, जबकि एक्टिव होंगे। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यही इन इसमें आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू अल्फा अमीनो एसिड, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑप्टिकली जो है वो इनएक्टिव होता है, बाकी एक्टिव होते हैं, ठीक है, यही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी ऑप्टिकली एक्टिव है, तो यही गलत हुआ ना।
यही गलत हुआ ना, चलिए ठीक, डी ऑप्शन लगा लीजिएगा। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्वेश्चन कंफ्यूज आपको बहुत करता है। द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, अगर हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, तो IP आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज इक्वल टू एवरेज निकाल दीजिए। एवरेज आ जाएगा आपका यानी कि 6.0 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका PKA1 प्लस PKA2 डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू दे रखी, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ 6.0 प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 प्लस एक्स, यानी कि 2.3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया आपका 12 इज इक्वल टू 2.3। यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, साइड में सॉल्व करूँगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ हो गया आपका IP इज इक्वल टू हो जाता है, IP इज इक्वल टू हो गया PKA1 प्लस PKA2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। तो ये आपका 6.0 इज इक्वल टू हो गया 2.3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका 12 इज इक्वल टू 2.3 प्लस एक्स, यहाँ पर x इज इक्वल टू 12 माइनस 2.3, यानी कि लगभग 9.7 आंसर आना चाहिए, यानी 9.7 को हम ब्लैक कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन इज, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन जो होती है, क्या कह रहा है, ये सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन इज कंसंट्रेशन एट विच द ट्रू सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, ना ये तो रॉन्ग हो गया। कंसंट्रेशन एट विच द मिसाइल फॉर्मेशन स्टार्ट फ्रॉम द सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है। द कंसंट्रेशन एट विच द डिसोसिएशन ऑफ द सरफेक्टेंट, नहीं। द कंसंट्रेशन एट विच द सरफेक्टेंट पार्टिकल फॉर्म फ्रॉम द सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन एट विच द सरफेक्टेंट पार्टिसिपेट फ्रॉम, नहीं। द कंसंट्रेशन एट विच द ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म्ड, गलत है। कंसंट्रेशन मिसाइल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यही होगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल से मिसाइल का जब फॉर्मेशन शुरू हो जाए तो समझ लीजिए वही क्रिटिकल कंसंट्रेशन, CMC क्रिटिकल मिसाइलाइजेशन कंसंट्रेशन, आपने ये NCERT का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ग्लूकोज के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो यहाँ पर इट रिस्टोर द पिंक कलर, तो ये तो गलत हो गया, ये नहीं करता है। इट रिएक्ट विद 2,4-DNP, ये भी नहीं करता है। ग्लूकोज पेंटाएसिड डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलेमीन, ये भी सही है। इट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड एंड इट रिएक्ट्स विद 2,4-DNP, ग्लूकोज पेंटाएसिड डज नॉट रिएक्ट, स्टेटमेंट करेक्ट करना है ना, ठीक है। ये वाला ऐसा नहीं होता, ये इनकरेक्ट है। इट रिस्टोर नहीं होता, ये भी रिएक्शन नहीं करता, ये भी रिएक्शन ऐसी होती है, आपको करेक्ट मतलब ऐसी कंडीशन नहीं, तो इसका मतलब ग्लूकोज पेंटाएसिटेट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलेमीन, आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ये ग्लूकोज पेंटाएसिटेट रिएक्ट करता है, जबकि यहाँ डज नॉट रिएक्ट दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जल्दी में क्वेश्चन को गलत नहीं करिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इन द स्ट्रक्चर, तो प्रेजेंस अगर अल्कोहलिक प्राइमरी ग्रुप है तो इसका मतलब है कि भाई प्राइमरी अगर हम यहाँ पर बनाते हैं, ये हमने ग्लूकोज बना लिया, ये हमने ग्लूकोज बना लिया, और ग्लूकोज की रिएक्शन हम कैसे करें, ये वाला 1 डिग्री है, ये वाला प्राइमरी है, तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला उड़ाने के लिए हमें फिर क्या बनाना पड़ेगा, CH2OH है ना, इसे सीधा ग्लूकोरिक एसिड बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं, इट ऑक्सीडेशन विद ब्रोमीन वाटर एंड गिव द ग्लूकोरिक एसिड विच ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रोजन, ग्लूकोरिक, पहले ग्लूकोनिक बनता है फिर ग्लूकोरिक बनता है, वेरी गुड, नाइस, यही आंसर है और यही एक्यूरेट आंसर है, ये भी जानिए यही एक्यूरेट आंसर है। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप, नहीं तो नुकसान उठाएंगे आप, बिल्कुल 100%, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हिंदी इसमें लगी हुई है, हिंदी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ये क्वेश्चन आपका डॉक्टर M.K. जैन की किताब से आया हुआ है। M.K. जैन, मैंने बोला था M.K. जैन के पेज नंबर 32 पर दिया हुआ है, नोट कर लीजिएगा, मुझे जहाँ तक याद आ पा रहा है। देखिए इसमें होता कि एक्चुअली में साइक्लाइजेशन हो जाता है, तो साइक्लाइजेशन यहाँ हो रहा है ना। कैटालिटिक रिफॉर्मिंग में साइक्लाइजेशन होगा, आइसोमेराइजेशन होगा, एरोमेटिक का रिंग फॉर्मेशन होगा, ये सब होंगे, लेकिन नहीं जो होने वाली कंडीशन है वो ए है, यानी कि ऑप्शन ए वाला सही है। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ गैसोलीन
टू नॉक डिपेंड्स अपॉन गैसोलीन, यानी जितना ज़्यादा आपका ब्रांचिंग होगी, एरोमेटिक होगा, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक में होता है, उसके बाद आपका ओलिफिन, यानी पहला एरोमेटिक होगा टेंडेंसी गैसोलीन की ऑक्टेन नंबर, फिर आपका आ जाता है ओलिफिन आ गए, ठीक है, फिर उसके बाद आ गए ब्रांच आ गए, फिर उसके बाद स्ट्रेट चेन, यानी कि पहला ही ऑप्शन मैं इसको सटीक लगा लेता हूँ 18। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अगर करोगे ना तो आपका DSSB निकलेगा, अदरवाइज डी ऐसे क्वेश्चन करने से DSSB एग्जाम निकल जाएगा, ध्यान दीजिए, वरना नॉर्मल क्वेश्चन करने से नहीं निकलेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल, तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोबेंजीन में ही होगी, क्या नाइट्रोबेंजीन में पॉसिबल है, तो मैं तो नहीं मानता इसको नहीं होगी, ऑप्शन ये गलत है। देखिए NN डाईमिथाइल, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बचा ही नहीं, देखो नाइट्रोबेंजीन में तो दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर किससे बनाएगा, तो संभावना नहीं है। NN डाईमिथाइल पे चले आओ तो NN डाईमिथाइल एनिलीन में भी हाइड्रोजन गायब है, देखो NN डाईमिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल हो गया, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन नहीं, तो ये भी कंडीशन कट जाती है। N मिथाइल एनिलीन को देख लेते हैं, इसमें संभावना है, इसमें एक हाइड्रोजन हमें दिखाई दे रहा है, ये N मिथाइल एनिलीन है, तो इसमें दिखाई, तो यही ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तो टिक करिए, यहीं पर बनेगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, बाकी ट्राईमिथाइलएमीन में भी नहीं बनता क्योंकि वहाँ पर भी हाइड्रोजन नहीं होते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आ जाइए, इसका मतलब है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल साफ लिख लेते हैं, मीथेन में 109.5 डिग्री का होता है, अमोनिया में 107 होता है, ट्राईमिथाइल एमीन में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, 108 के आसपास जाना चाहिए, क्योंकि ये ट्राईमिथाइल एमीन है ना, तो इसका मतलब हुआ कि ट्राईमिथाइल में ये बल्कि ग्रुप है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक मतलब इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, तो एंगल थोड़ा सा बढ़ेगा, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा तो आएगा थर्ड वाले का, उसके बाद आएगा सेकंड वाले का ऐसा है नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा फिर 109, तो यही हुआ, सबसे पहले ये हुआ फिर थर्ड हुआ, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। भाई मीथेन का सबसे ज़्यादा है ना, तो मीथेन के बाद ट्राईमिथाइलएमीन आ गया, तो इसका मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर हम लोग सही करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, कर लीजिए, 20 क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके DSSB एग्जामिनेशन में, तो अब आप देर कर रहे हैं, यानी कि अब आप देर कर रहे हैं, बिल्कुल देर मत करिए, अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को बहुत जल्दी ज्वाइन करिए, क्योंकि आपके DSSB पर फोकस हमारा अब ज़्यादा रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन पैराक्लोरोटोलीन इज ट्रीटेड विद सोडामाइड। अब अगर पैराक्लोरोटोलीन डीन ले ली मैंने, ये है पैराक्लोरोटोलिडीन, ये पैराक्लोरोटोलिडीन, यहाँ पर यानी कि टोलिडीन हो गया, पैराक्लोरोटोलिडीन, ठीक है, यहाँ पर पैरा पोजीशन पे हो गया क्लोरो ग्रुप, और यहाँ पर लग गया ये पैराक्लोरोटोलिडीन हो गया, टोलिन हो गया, सॉरी पैराक्लोरोटोलिन। अब इसको हमने रिएक्शन कराया है NaNH2 से कराया है, तो जब NaNH2 से कराएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन भाई न्यूक्लियोफिलिक होता है, न्यूक्लियोफिलिक पोजीशन जो है वो मेटा पर जुड़ेगी, यानी मेटाटोलिडीन यहाँ पर बनेगा, यानी प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया मेटा पोजीशन पर जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जुड़ने वाला है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्लोरो बेंजाइल एमीन नहीं बनेगा, बनेगा आपका मेटाटोलिडीन बनेगा। इसके बाद आ जाइए, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग बेस स्ट्रेंथ। बेस स्ट्रेंथ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका होना चाहिए यहाँ पर पैरामिथाइल एनिलीन होना चाहिए, फिर आपका पहले मेटा आपका हो गया, फिर उसके बाद आप गया मेटा हो गया, फिर पहले फोर्थ हो गया पैरामिथाइल एनिलीन हो गया, और एनिलीन से ज़्यादा ऑर्थो, हमेशा ऑर्थोमिथाइल एनिलीन ज़्यादा ही होता है, तो फिर थर्ड आ गया मेटा हो गया। यहाँ पर आपका अगर मैं देखता हूँ एनिलीन के केस में देखा जाता है तो यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट भी काम करने लगता है, ये एनिलीन हो गया, एनिलीन हो गया, और यहाँ पर मेटा मिथाइल हो गया ना, मेटा पे मिथाइल हो गया, पैरा पे मिथाइल हो गया, यहाँ पर पैरा पर मिथाइल हो गया, एक पैरा पोजीशन पर भी मिथाइल लगा हुआ है, तो पैरा वाला तो सबसे ज़्यादा होना, फोर्थ वाला सबसे ज़्यादा होना है, देन उसके बाद थर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि पैरा मिथाइल एनिलीन ज़्यादा बेसिक होगा, यानी कि ये ज़्यादा बेसिक होगा, उसके बाद आ जाएगा थर्ड वाला मेटा मिथाइल एनिलीन, और उसके बाद आना चाहिए फर्स्ट एनिलीन, देन आपका हो जाना चाहिए सेकेंड ऑर्थो मिथाइल एनिलीन। तो एक तो ये ऑप्शन दिखा रहा है, और एक आपका दिखा रहा है कि मेटा मिथाइल एनिलीन, तो यहाँ पर आपका जवाब फिर फोर, थर्ड, फर्स्ट एंड देन मेटा, ये ऑर्थो इफेक्ट
की वजह से, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आर्थो इफेक्ट की वजह से ये कम हो जाता है। फ़ोन आ गया था, एक फ़ोन अटेंड करना था बस इसीलिए। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट कंडीशन में आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर लिख लीजिए पीजीटी एग्ज़ाम। यहाँ पर पीजीटी एग्ज़ाम अगर आप लिख लेंगे ना तो मेरे लिए ये बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है डी ट्रिपल एस बी में ये क्वेश्चन आ सकता है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड ई इन द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम। अब क्या है रिएक्शन स्कीम में, ये कंडीशन हो गई भाई, यहाँ पर बन जाएगा आपका नाइट्रोबेंजीन, तो खट से यहाँ पर पहले आप नाइट्रोबेंजीन बना लीजिए। ये नाइट्रोबेंजीन रेडी हो गया। इसके बाद इसका रिडक्शन कराओगे तो आपको पता होना चाहिए कि भैया एनिलीन बन जाता है, तो यहाँ पर एनिलीन बना लेते हैं NH2। यहाँ डाइजिटाइजेशन हो जाएगा तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा N2Cl, और इसको जब वाटर के साथ में हाइड्रोलाइज कराएंगे तो बनता है फिनॉल। तो इसका मतलब यहाँ पर फिनॉल का ऑप्शन आना चाहिए, ये ऑप्शन आपका दे रखा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने कराए। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और डी की बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनुसर के चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। अगर डी की डिमांड आपकी बेस्ट है, इन क्वेश्चन के साथ में है द रिएजेंट यूज्ड इन द रिएक्शन, इसमें आपका एल्कोहलिक KCN यूज होगा। अगर AgCN आपने यूज कर दिया तो फिर NC बन जाता है, इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एल्कोहलिक आपको KCN यूज़ करना पड़ेगा, और एल्कोहलिक KCN अगर आपने यूज़ किया तभी ये प्रोडक्ट बनेगा, वरना कन्फ्यूज़न है यहाँ पर। एक्वा से AgCN KCN जो होता है वो एल्कोहलिक होगा तभी आयनिक बन पाएगा, नहीं तो आयनिक प्रोटो यानी कि आपको प्रोटोनेटेड KCN आपको चाहिए होगा। तो इस तरीके से ध्यान दीजिए। ये 24 क्वेश्चन की मैंने आपको सीरीज़ दी है। अगर ये 24 क्वेश्चन आपको बेस्ट लगते हो, अगर आप पर इन पर इंटरेस्ट भी जरा भी दिखाई देता हो, तो फिर आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है। डी के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट वीडियो है, बेस्ट प्रिपरेशन के साथ में, बेस्ट स्टडी के साथ में आपको बताऊंगा कि आखिरकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है डी एग्जामिनेशन के लिए। तो वीडियो पर लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डी के क्वेश्चन भी मैं आपको लगातार